एवरीवन वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका भाई शिव और दोस्तों आज हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर काइनेमेटिक्स और चैप्टर काइनेमेटिक्स का पहला लेक्चर लेने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ को हम काइनेमेटिक्स से शुरू कर रहे हैं और ये कंप्लीट IIT JEE के लिए 11th और 12th दोनों की फ़िज़िक्स को कवर करेगी। सेम हम नीट के लिए करेंगे। और पहले क्या करेंगे, हम आपको कोई टॉपिक समझाएंगे, समझाने के बाद खूब सारे इलस्ट्रेशंस और कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाएंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करी जाएगी। उसके बाद आपको होमवर्क में एक्सरसाइजेज दिए जाएंगे। हमने एक मटेरियल प्रिपेयर कर रखा है और आपको बता दूं, कोई हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ये हाईली अडोप्टेड कोटा बेस्ड कोचिंग्स का पहले से चल रहा जो मटेरियल है उसी को थोड़ा सा रिफाइन करके हम लोगों ने आपके लिए तैयार किया है। वही मटेरियल होगा, उसके आपको क्वेश्चंस यहाँ क्लास में दिए जाएंगे, आपको होमवर्क करके लाने हैं, देन उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके चैनल पे डाली जाएंगी, जिससे कि आप अपनी सॉल्यूशंस या आपने किस तरीके से किया या डिफरेंट अप्रोचेस जो आपको सीखनी है आप वहाँ से सीख सकते हैं। और स्टिल इसके बाद भी किसी बच्चे को डाउट आता है तो हम आप लोगों के डाउट्स के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे और जब तक हमारा चैनल न्यू और यानी कि ग्रोथ ज़्यादा नहीं है तो हम 1-on-1 डाउट सपोर्ट आपको देंगे। तो मेरा कहना ये है कि हम एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करा रहे हैं, एक प्रॉपर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की तरह, जहां आपको शुरुआत में सबसे पहले आपको क्लास नोट्स के फॉर्म में चैप्टर्स समझाया जाएगा, जिसके आपको क्लास नोट्स बनाने हैं। देन आपको ढेर सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी, कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रॉपर शीट्स दी जाएंगी PDF फॉर्म में, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे क्वांटम शिव के टेलीग्राम चैनल पे या आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दी जाएंगी। जो भी डिसाइड होगा वो तब बता देंगे। और फिर उसके बाद आपको होमवर्क करना है। होमवर्क के डाउट भी आपको 1-on-1 बताए जाएंगे जब तक हमारे लिए ये पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स नहीं हो जाते। तो फिर इसके बाद मान लो आपने शीट भी कर ली, आपने ये सब भी कर लिया, उसके बाद हम आपको पास्ट ईयर के PYQs के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कराएंगे। अगर वो भी किसी का हो जाता है तो उसके बाद हम एडवांस प्रॉब्लम्स लेंगे। जैसे आशीष अरोड़ा सर की एक बुक आती है एडवांस प्रॉब्लम्स, और अनुराग मिश्रा सर की बुक आती है, तो उनके सिलेक्टेड और वो क्वेश्चंस जो IIT एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए एक एडवांस्ड सीरीज़ भी बनाई जाएगी। यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहेगा, स्टेप बाय स्टेप प्लान रहेगा, जहाँ पे आपको अपनी परफॉर्मेंस को लेवल अप करने का मौका मिलेगा। आप भले ऑफलाइन या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वही सब चीज़ें जो ऑफलाइन में मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स के लिए क्वांटम शिव पे मिलने वाली हैं। तो अब ढेर सारी बातें हो गई, इन सब बातों को ख़त्म करते हैं और करते हैं अपना चैप्टर शुरू। ठीक है, तो बेटा हम शुरू कर रहे हैं काइनेमेटिक्स से। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आसपास कुछ न कुछ मोशन रहता है, कुछ न कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। तो जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप देखते हो कि कभी कोई किधर जा रहा है, कभी कोई किधर जा रहा है। यानी आपने लोगों को, चीज़ों को मूव करते ही देखा है। यानी कि कभी कोई इधर मूव कर रहा है, कोई किधर मूव कर रहा है, कोई गाड़ी कहीं जा रही है, अर्थ सन के चक्कर लगा रही है, सन किधर आपको मूव करता हुआ दिखेगा, कभी मून मूव कर रहा है। यानी ओवरऑल बड़ा कौतूहल है दुनिया में, सब चीज़ें इधर से उधर मूव करने पर लगी हुई हैं। तो हमारा जो काइनेमेटिक्स चैप्टर है ये यही मूव या मोशन के ऊपर है, चीज़ों के मूव करने के ऊपर है। लेकिन इसमें कुछ पेज भी हैं, कुछ क्लू भी हैं, कुछ जुगाड़ भी हैं, मूव कैसे कर रही हैं, क्या है क्या नहीं, वो सब हम चैप्टर पे देखते हैं। तो हम आते हैं काइनेमेटिक्स पर। किस पर आते हैं? काइनेमेटिक्स पर। चैप्टर हमारा शुरुआती चैप्टर काइनेमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 काइनेमेटिक्स। तो मैं आपको बता दूं काइनेमेटिक्स क्या होता है। अभी मोशन की बात करी गई, सबसे सरल और सबसे आसान फिनोमिना जहाँ से फिजिक्स की शुरुआत हुई बेटा वो मोशन है। क्या है वो फिनोमिना मोशन है। ठीक है, तो सबसे जब आसान फिनोमिना ही मोशन है तो चैप्टर 1 में हम शुरुआत भी कहाँ से करेंगे? हम शुरुआत करने वाले हैं मोशन से। तो काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। क्या है? काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। मोशन की स्टडी ही काइनेमेटिक्स है, बट एक क्ल्यू है, नॉर्मल नहीं। तो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग, ठीक है, विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट कॉज ऑफ मोशन, नोइंग द एग्जैक्ट कॉज ऑफ मोशन। यानी कि
कॉज ऑफ मोशन को बिना जाने उसकी स्टडी करना ही काइनेमेटिक्स है। समझ के, यानी कि एग्जैक्टली मोशन को कॉज क्या कर रहा है, मोशन के होने का कारण क्या है, उतनी डिटेल में नहीं गए, लेकिन मोशन जो हो रहा है, बॉडी किधर मूव कर रही है, क्या हो रहा है, वो सब काइनेमेटिक्स है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट निकल के आया यहाँ से, इन काइनेमेटिक्स वी डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इन काइनेमेटिक्स we don't give importance to cause of motion। ठीक है, हम cause of motion को कोई भी importance देते नहीं है। आई एम सॉरी। तो बेसिकली कोई बॉडी मूव कर रही है, लेट्स से ये आपके सामने एक बॉटल रखी हुई है और ये यहाँ से मूव करते यहाँ आ गई। तो ये खुद ब खुद तो यहाँ से यहाँ नहीं आई, इसको मूव कराने के लिए मैंने क्या लगाया, इस पर कुछ फोर्स लगाया, तभी ये इधर से आई, तभी इसने अपनी पोजीशन चेंज करी। तो पोजीशन चेंज करने के लिए या मूव करने के लिए वी नीड फोर्स, और फोर्स ही कॉज ऑफ मोशन है। ठीक है, तो हम फोर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, बिना फोर्स को जाने ही हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। यही कला का नाम काइनेमेटिक्स है। कितनी जादुई बात है कि जो एक्चुअली चीज़ों को मूव करा रहा है उसको बिना जाने भी हम चीज़ों के मोशन को पढ़ सकते हैं। यानी इट इज़, मैं आपसे कहूँ कि आपकी किसी से दुश्मनी है और आप बिना जाने उसके बारे में भी उसको हरा सकते हैं, कुछ कुछ वैसा है काइनेमेटिक्स। ठीक है, इन काइनेमेटिक्स वी डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू कॉज ऑफ मोशन, और बेसिकली फोर्स ही कॉज ऑफ मोशन है। बेसिकली फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। बेसिकली फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। ये फोर्स जो होता है यही कॉज ऑफ मोशन होता है। बहुत बढ़िया। अब जान लेते हैं हम मोशन कर तो रहे हैं, ये मोशन होता क्या है। देखो कि लेट्स से ये हमारी एक गाड़ी है, क्या है, ये एक कार है, और अभी 12 ही बजे एकदम, और 12 बजे ये थी, यानी कि यहाँ पर थी, और ये 12:50 पर ये पहुँच गई 5 किलोमीटर आगे, बराबर। तो यानी कि इसने 50 मिनट में कुछ दूरी कवर कर ली। तो यानी कि इसकी जो पोजीशन थी वो चेंज हो गई, यानी पहले कहीं और थी और बाद में कहीं और चली गई। तो ये चेंज इन पोजीशन हुआ किसके साथ, समय के बीतने के साथ, इसी को हम मोशन कहते हैं। तो चेंज इन पोजीशन, ठीक है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को हम स्टडी करते हैं। हम किसको स्टडी करते हैं, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम स्टडी करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा हम जान लेते हैं व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। अब हमारा हेडिंग है अगला, रेस्ट और मोशन को जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं रेस्ट क्या होता है। अब ये कार है बेटा, ये 12 बजे भी यहीं खड़ी है और 12:50 पर भी सेम जगह पे खड़ी है, यानी ये मूव ही नहीं करी, इसने अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं करी। तो व्हेन नो चेंज इन पोजीशन, ठीक है, समय के बीतने के साथ नो चेंज इन पोजीशन इज ऑब्जर्व्ड, तो बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। ठीक है, इन रेस्ट देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, यानी समय के बीतने के साथ कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं होता है। बहुत बढ़िया। वहीं मोशन में क्या होता है बेटा, अभी ये कार मूव कर रही होती तो ये 12 बजे पर तो बेटा यहीं थी, और 12:50 पर ये 5 किलोमीटर आगे कहाँ पहुँच गई, ये 5 किलोमीटर आगे पहुँच गई, यानी कि इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो यानी इसने क्या, ये कुछ मूव करी। ठीक है, तो मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ और अच्छे लेवल तक लेके जाऊँगा। आप ये ना समझेंगे इतने बेसिक से लेके चल रहा है तो ये ऐसे ही पढ़ा देगा, नहीं। आई विल टीच यू टू अप टू ग्रेट डेप्थ्स, मतलब ठीक डेप्थ तक पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, जितना आपको सफिशिएंट है एडवांस के मस्त क्वेश्चन आसानी से क्रैक करने के लिए वहाँ तक पढ़ाऊँगा। तो अब ये कार ने पहले पोजीशन ए पर थी, फिर पोजीशन बी पर चली गई और इसको 50 मिनट लगी 5 किलोमीटर आगे जाने में। तो इसकी पोजीशन में क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन इज ऑब्जर्व्ड, चेंज इन पोजीशन इज
ऑब्जर्व, यानी कि इसकी कुछ न कुछ पोजीशन चेंज हो गई, और इसी चेंज इन पोजीशन को हम बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन इज ऑब्जर्व्ड, और इसी चेंज इन पोजीशन को हम बोल देते हैं बेटा मोशन, यानी कि बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज इन मोशन। हम बोल देते हैं कि बॉडी किस में है, बॉडी मोशन में है। अगर कोई अपनी पोजीशन को समय के साथ साथ चेंज करेगा तो बॉडी को हम मोशन में बोलेंगे। तो इसको डेफिनेशन फॉर्म में लिख लेते हैं कि व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज रेस्ट, रेस्ट होता क्या है ये जान लें। तो इसका डेफिनेशन बनता है व्हेन अ बॉडी चेंजेस, डू नॉट चेंजेस, तो रेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं चेंज करेगा। व्हेन अ बॉडी डू नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, क्या अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करती है, विद पैसेज ऑफ टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम, तो बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, देन बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, देन बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। बहुत बढ़िया, बॉडी को रेस्ट में बोलेंगे। चलो ठीक है, अब अगला शब्द निकल के आया था हमारा व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन। तो मोशन क्या होता है, तो भैया इसका उल्टा होता है, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर दे तो बॉडी को बोलेंगे मोशन में। किस में बोलेंगे, मोशन में। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, क्या चेंज करती है, पोजीशन, विद पैसेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ, तो उसको बोल देते हैं बेटा देन बॉडी सेट टू बी इन मोशन, देन बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन, सेट टू बी इन मोशन। बहुत बढ़िया, इतनी बात हमारी समझ में आ गई। चलो एक पॉइंट और आगे देखते हैं बेटा, इसके आगे एक पॉइंट और देखते हैं। वो पॉइंट क्या है, आप मुझे बेटा एक चीज़ बताइए, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं बताता हूँ कि लेट्स से ये अर्थ है बेटा, ये क्या है, अर्थ है। मैं आपको बताता हूँ कि ये है हमारी अर्थ, ये क्या है हमारी अर्थ, ठीक है। और टेक्निकली इतना बड़ा बना नहीं सकते हैं, तो आप बस समझने के लिए समझें बेटा। और यहाँ पर खड़ा है एक आदमी ए, और यहाँ पर एक खड़ी है औरत बी, यानी एक सुंदर सा लड़का खड़ा है एक, और एक सुंदर कन्या खड़ी है बी, ठीक है। तो अब अर्थ घूम रही है, और दोनों क्या हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, दोनों रेस्ट में, यानी वो चलवल नहीं रहे। इनिशियली हमने क्या माना, इनिशियली दे आर नॉट मूविंग, यानी वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, नॉट मूविंग। भैया जब अपनी पोजीशन ही नहीं चेंज कर रहे हैं तो ए और बी एक दूसरे को कैसे दिखेंगे, ए एंड बी आर एट रेस्ट, तो बेटा ए और बी रेस्ट है। जब वो कौन देख रहा है, जब वो एक दूसरे को देख रहे हैं, तो उनको तो वो रेस्ट पर दिख रहे हैं। लेकिन तभी एक आदमी, तीसरे आदमी की एंट्री हो जाती है, और वो भाई साहब इनको देख रहे हैं मून से। कहाँ से देख रहे हैं, मून से। अ थर्ड पर्सन है, और ये सर सी, और ये इन दोनों को देख रहे हैं मून से। तो भैया मून तो चक्कर लगाता है, तो मून वाले को लग रहा होगा कि अर्थ उससे दूर जाती हुई दिख रही होगी। आपने देखा होगा उल्टा होता है, ट्रेन में आप बैठे होते हैं, पीछे जाते हुए आपको पेड़ दिखते हैं, तो घूमता तो अर्थ के आसपास मून है। तो जो मून वाली व्यक्ति को ए और बी अब रेस्ट पर दिखने वाले नहीं है, ए और बी रेस्ट पर दिखने वाले नहीं है, नॉट एट रेस्ट, यानी इसको ए और बी दिखने वाले नहीं है रेस्ट पर, लेकिन अर्थ वाले को ये दिखने वाले हैं एट रेस्ट पर। बेटा ऐसा क्या लोचा हो गया कि एक को रेस्ट पर दिख रहे हैं और एक को रेस्ट पर नहीं दिख रहे हैं। तो बेटा यही कॉन्सेप्ट है कि रेस्ट और मोशन डिपेंड करते हैं कि मोशन को ऑब्जर्व कहाँ से किया जा रहा है। तो आप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखें कि रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर, ठीक है। रेस्ट और मोशन दोनों ऑब्जर्वर पर डिपेंड करते हैं, जो मोशन को एनालाइज कर रहा है उस पर डिपेंड करते हैं। यानी कि सिर्फ रेस्ट और सिर्फ मोशन जैसी कोई भी टर्म नहीं है। एक बॉडी दूसरे बॉडी के लिए अगर रेस्ट पर है तो क्या पता वो तीसरे के लिए मोशन में हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है।
यानी कि दो बॉडी अगर एक दूसरे के लिए रेस्ट पर हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो तीसरे के लिए भर भी रेस्ट पर होंगी। ठीक है बेटा, रेस्ट इन मोशन डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट का मतलब कंप्लीटली, नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। ठीक है, एब्सोल्यूट मोशन, दे आर रिलेटिव टर्म्स, वो एक दूसरे के रिलेटिव हैं। आप देख कहाँ से हो, किसके रिलेशन में है। ठीक है, दे आर रिलेटिव टर्म्स, दे आर रिलेटिव टर्म्स, यानी कि वो रिलेटिव टर्म्स हैं। ठीक है, तो हमारी हेडिंग थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी नहीं है, वो प्लेस या वो पॉइंट है जहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। बहुत बढ़िया, तो एक कॉन्सेप्ट और लिख लें, एक कॉन्सेप्ट और लिख लें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी नहीं है, वो पॉइंट या वो पॉइंट या वो प्लेस है जहाँ से मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है, मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है भैया, समझ गए आप इतनी बात, बहुत बढ़िया। तो एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई भी टर्म होती नहीं है। ठीक है, तो अभी तक बेटा हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा काइनामेटिक्स। क्या देखा, काइनामेटिक्स। और काइनामेटिक्स क्या था, काइनामेटिक्स में दो टर्म थी, रेस्ट था और मोशन था। भैया जब रेस्ट पर है तो कोई बात ही नहीं करते, तो एब्सोल्यूट रेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। तो मोशन में पार्टिकल अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा, यानी मोशन में पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। और रेस्ट और मोशन डिपेंड करते हैं कि उसको देखा कहाँ से जा रहा है, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करते हैं। तो इतना देखा हमने, काइनेमेटिक्स है, बिना ये जाने मोशन की स्टडी की, मोशन को करने वाला कौन है उसकी चर्चा नहीं करते। और मोशन क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन समय के बीतने के साथ बदलता रहता है तो उसे पार्टिकल को मोशन में बोलते हैं। और अगर मोशन है तो उसको कोई ना कोई देखने वाला जरूर होगा। ठीक है, यानी बिना देखने वाले के मोशन जैसे टर्म का कोई भी मतलब नहीं है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूं कि हम जो भी काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे पूरा का पूरा चैप्टर, काइनेमेटिक्स में बेटा हम ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, जो भी मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं एनीथिंग विच इज मूविंग, एनीथिंग विच इज मूविंग। ठीक है, जो भी चीज मूव कर रही है उसको पूरे काइनेमेटिक्स में हम एक अजम्पशन मान के चलते हैं। और वो अजम्पशन क्या है बेटा, कि वो अजम्पशन ये है कि एनीथिंग विच इज मूविंग उसको हम पॉइंट मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं, यानी बहुत बड़ा नहीं मानते हैं, उसके डायमेंशंस की चिंता नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, उसके डायमेंशंस की चिंता नहीं करते हैं। क्योंकि बेटा मैं आपको बताऊं कि हम जो भी बॉडी पढ़ेंगे उनके, जैसे लेट्स से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। और ये बॉडी कुछ समय बाद ऐसे आ गई, ए बी और ये सी, तो इनके बीच की दूरी चेंज नहीं होगी, यानी बी ने जितनी दूरी कवर करी उतनी ही सी ने दूरी कवर करी और उतनी ही ए ने दूरी कवर करी। तो हम क्या मान लेते हैं कि एक ही पॉइंट ने सबका डिस्प्लेसमेंट सेम, ये भी 10 मीटर चला, सी भी 10 मीटर चला, बी भी 10 मीटर चला और ए भी 10 मीटर चला, यानी बॉडी का शेप और साइज तो चेंज नहीं हुआ। यानी इसको हम उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, तो इस वाले पॉइंट ने भी 10 मीटर चला, इस वाले ने भी 10 चला और इसने भी 10 चला। तो सबका जब डिस्प्लेसमेंट यानी सबका कवर्ड डिस्टेंस बराबर है तो एक ही पॉइंट को मान के मोशन को सॉल्व कर लो। क्या जरूरत है पूरे बॉडी को सॉल्व करके पूरे को कॉम्प्लिकेट करने की। तो हमेशा ध्यान रखना एक कंजम्पशन कि पूरे के पूरे काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के ही सवालों को सॉल्व करने वाले हैं।
बहुत बढ़िया। चलिए अब आप लोग देखिए कितना समझ में आया है। एक मिनट आप लेक्चर को पॉज करिए और अपने नोट्स बना लीजिए। अच्छा, तो अब देखते हैं कि मोशन क्या होता है। ठीक है, कितने टाइप के मोशन होते हैं। अब भाई एक तो देखो, हर बॉडी एक तरीके से तो मूव करती नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही तरीके से मूव करें। देखो, सन किसी तरीके से चक्कर लगा रहा है, मैं रास्ते पर जाता हूँ तो किसी तरीके से चलता हूँ, सांप कुछ अजीब तरीके से मूव कर रहा है, वेल का चलने का स्टाइल अलग है। यानी कि डिफरेंट बॉडीज हैव डिफरेंट वे ऑफ मोशन, यानी अलग अलग तरीका है सबका मोशन करने का। तो मोशन कैन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बॉडीज को पॉइंट मान के एक पॉइंट के हिसाब से मोशन सॉल्व कर लेते हैं, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। तो जानते हैं मोशन कितने टाइप का होता है। ठीक है, सॉरी। तो देखिए कि बेटा, हाँ एक बात और बताऊँ मैं उससे पहले कि हमारा जो काइनेमेटिक्स है ना बेटा, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। कि कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो हमारे सिलेबस में, ठीक है, हमारे सिलेबस में पहला पार्ट है रेक्टिलिनियर मोशन। कैसा मोशन है बेटा? रेक्टिलिनियर मोशन है हमारे पार्ट में, हमारे सिलेबस में। सेकंड है बेटा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसा मोशन है बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन। और तीसरा है बेटा रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन। ये 3 तरीके के मोशन हैं। अच्छा, अब इनके बारे में एक दो चीज बताता हूं मैं, वो अभी लिख लें, बस जस्ट 2 मिनट बाद आपको समझा रहा हूं। रेक्टिलिनियर मोशन कैसा मोशन है? 1 डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशनल मोशन। और रिलेटिव हमारे सिलेबस में 2D एंड 3D दोनों है। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन रिलेटिव, ठीक है, वो दोनों हैं हमारे में। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो ये डायमेंशन क्या होते हैं अभी जानते हैं। तो मोशन कैन बी कॉम्प्लेक्स। तो हम कहाँ थे, मोशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि डिफरेंट बॉडीज डिफरेंट तरीके से मूव करती हैं। बेटा एक सांप है तो वो कुछ 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 ऐसे चलता है, एक अजीब से रास्ते पर चलता है। एक आदमी है वो मान लो सीधा चल रहा है। एक बुलेट फायर करी तो वो बहुत शॉर्ट टारगेट पे है, हम अभी डिफ्लेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं कि वो कितना ऊपर जाएगी कितना नीचे जाएगी, और वो यहाँ के टच, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करी। एक्चुअली बुलेट नेवर मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, बट हम मान के चल रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में मूव करे। तो जब भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। कैसे मूव करे? स्ट्रेट लाइन में। अब बेटा हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो अपने अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं और उनके ऑर्बिट्स इलिप्स के फॉर्म में होते हैं, तो ये इलिप्टिकल मोशन है, इलिप्स की फॉर्म में। तो अलग अलग फॉर्म में मोशन हो सकता है, ठीक है। आई एम सॉरी। जैसे कि एक स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कुछ 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 ऐसी होती है तो उसको वो ऐसे मूव करती है, प्रेस करो टू एंड फ्रो मूव करती है तो वो वाइब्रेटरी मोशन हो जाता है। स्प्रिंग को ऐसे दबा के छोड़ दो तो वो वाइब्रेटरी मोशन हो जाता है। मोशन कई प्रकार का होता है। अब आपने प्रोजेक्टाइल क्या होता है, आपने एक पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया तो वो एक पैराबोला का शेप लेके यहाँ से गिरा, जैसे कि मैंने इसको फेंका तो ये कुछ ऐसे गिरा आके, तो इस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कौन सा क्या होता है। तो टाइप ऑफ मोशन, मोशन बेटा 2-3 प्रकार के होते हैं, होते तो बहुत हैं लेकिन मैं 1-2 प्रकार आपको समझाता हूँ। रेक्टिलिनियर मोशन, तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है बेटा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कैसा बेटा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब भी कोई पार्टिकल सीधा सीधा मूव करे, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, यानी वो उल्टा पुल्टा मूव ना करे, यानी कि वो बिल्कुल सीधा मूव करे, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं बेटा रेक्टिलिनियर मोशन या 1 डायमेंशनल मोशन। कैसा मोशन? 1 डायमेंशनल मोशन, यानी एक ही दिशा में उसमें बदलाव हो रहा है। ठीक है, एक ही दिशा में, 2 दिशाओं में बदलाव नहीं हो रहा है। सर्कुलर मोशन बेटा, सर्कुलर मोशन, यानी कि कोई पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है तो ऐसे मोशन को बोल देते हैं बेटा सर्कुलर मोशन। देखो ये एक्स में पहले इधर गया और ये वाई में भी, ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, यानी इसको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए और स्ट्रेट लाइन को सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए। खाली एक्स एक्सिस से एक्सप्लेन कर लो, चाहे वाई से कर लो चाहे जेड से कर लो। तो ऐसे मोशन को 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। 1 डायमेंशनल का मतलब होता है जहां पर एक कोऑर्डिनेट इज इनफ, एक्स डायरेक्शन या एक ही डायरेक्शन इनफ है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, अब आपका सर्कुलर मोशन में 2 डायमेंशन चाहिए, तो ये कैसा मोशन हो गया? दिस इज 2 डायमेंशनल मोशन। रेक्टिलिनियर तो एक डायरेक्शन का होता है। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन, जैसे भैया एक स्प्रिंग को ऐसे दबाया और ऐसे छोड़ दिया तो वो टू एंड फ्रो मूव करती है। वो कैसे मूव करती है? टू एंड फ्रो मूव करती है, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। कैसा मोशन बोलते हैं? वाइब्रेटरी या
मोशन ऑफ स्प्रिंग, मोशन ऑफ स्प्रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन का एक एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया। अब बेस्ड ऑन डायमेंशन के हिसाब से, यानी कितने दिशाओं की जरूरत पड़ती है, यानी कितने कोऑर्डिनेट्स, हाउ मच कोऑर्डिनेट्स एक साथ चाहिए मोशन में, x चाहिए, y चाहिए, z चाहिए। जिसमें तीनों चाहिए वो 3D, जिसमें कोई दो चाहिए वो 2D, और जिसको सिर्फ एक दिशा यानी एक कोऑर्डिनेट से एक्सप्लेन किया जा सके दैट इज वन डायमेंशनल मोशन। बहुत बढ़िया, ऐसे मोशन को वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। तो इतना क्लियर है। वन डायमेंशनल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बेटा, वन डायमेंशनल का एक एग्जाम्पल हमारे पास है रेक्टिलिनियर मोशन। कैसा, रेक्टिलिनियर मोशन। तो वन डायमेंशनल का एक एग्जांपल हमारे पास है रेक्टिलिनियर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। जब भी कोई एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अगला क्या, टू डायमेंशनल मोशन। देखो बेटा, मैंने एक बॉल थ्रो करी यहाँ से और ये ऐसे दूर जाके गिरी, तो ये y में भी मूव करी, ये x में भी मूव करी, यानी कि इसको दो कोऑर्डिनेट चाहिए। इसको कितने चाहिए, दो कोऑर्डिनेट चाहिए। टू कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, यानी एक्स वाई या वाई जेड या कोई भी दो कोऑर्डिनेट जिसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए चाहिए, वैसे मोशन को बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। और इसका एक एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है इसका एग्जांपल, एक प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बेटा बात आती है थ्री डायमेंशनल मोशन। तो एक जेट है, एक एरोप्लेन है, तो थ्री डायमेंशनल का एग्जांपल है, एक हवा में एक एयर जेट मूव कर रहा है, एयर जेट मूविंग इन स्पेस। तो ये एक एग्जांपल है थ्री, यानी कि एक पार्ट उड़ा पहले, तो वो एक्स में भी गया, वाई में भी गया, फिर इधर मूव आने लगा, फिर इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, यानी वो रेंडमली कहीं भी जा रहा है। तो ऐसे पहले चला ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी रैंडम मोशन इन 3D। वो एक्स, वाई और जेड तीनों दिशाओं में मूव कर रहा है। तो यानी तीन कोऑर्डिनेट एक पार्टिकल के पाथ को डिफाइन करने के लिए चाहिए, तो वैसे मोशन को थ्री डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, वैसे मोशन को बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। अब एक क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि वाई अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज नॉट अ टू डायमेंशनल मोशन। कहने का मतलब है कि एक पार्टिकल है, एक बंद रूम है, क्या है बेटा, आप मान के चलें कि एक स्क्वायर है। क्या है बेटा, एक स्क्वायर है और ये ऐसे रखा है, ये एक्स और ये वाई। तो अब वो मूव कर रहा है ऐसे, यानी कि वो डायगनली मूव कर रहा है। ठीक है, एक स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है और वो यानी कुछ कुछ ऐसे रखा हुआ है बेटा, ये कुछ इसकी ये एक्स है, ये वाई है, और एक पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, यहाँ से इस कोने पर आ रहा है। तो क्या ये वन डायमेंशनल होगा, टू डायमेंशनल? बेटा चल तो वो स्ट्रेट लाइन में रहा है, ज़रूरी है कि हम अपना एक्स और वाई एक्सिस जैसे हमने डिफाइन कर रखा वैसे ही डिफाइन करें। हम तो सिर्फ एक्स एक्सिस को ऐसे मूव कर लेते हैं, यानी कि एक ही वेरिएबल की ज़रूरत है। आप गौर से सोचें, अरे एक्स और वाई एक्सिस होते 90 पर हैं, तो हमने पार्टिकल की मोशन के अलोंग एक्स एक्सिस को डिफाइन कर दिया और वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर। ज़रूरी है मैं ऐसे एक्स वाई को ऐसे डिफाइन करें? तो क्या इसका काम एक ही डायरेक्शन यानी एक ही कोऑर्डिनेट से चल गया? जी हाँ, बिल्कुल चल गया। जब एक ही कोऑर्डिनेट से इसका काम चल गया तो क्या बोलते हैं, तो ये ऑब्वियसली वन डायमेंशनल मोशन हुआ, टू डायमेंशनल नहीं हुआ। रखा ऐसे है, ज़रूरी है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे डिफाइन करें। ऐसे करेंगे तो दो कोऑर्डिनेट चाहिए भैया, एक्स में भी और वाई में भी। लेकिन हमने क्या कहा कि हमारा ज़रूरी नहीं हम ऐसे डिफाइन करें। हमने जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करा उधर एक्स को डिफाइन किया, उसके परपेंडिकुलरली वाई को डिफाइन किया, तो हमें दूसरे डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, दूसरे कोऑर्डिनेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दैट्स वाई इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। ये सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। अब बेटा इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स यूज्ड इन काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स समझने के लिए कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, उनको समझते हैं। तो बेटा पहले मैं बता देता हूँ क्या है। पहले आपको एक टर्म होती है लोकेशन या पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, दूसरा होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। तीसरा होता है बेटा समय, टाइम, ठीक है, और इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। चौथा होता है बेटा डिस्टेंस, फिर होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट, फिर होता है बेटा स्पीड, फिर होता है बेटा वेलोसिटी, और फिर होता है बेटा आपका एक्सेलरेशन। ये कुछ वो वेरिएबल हैं
जिनको जानना बहुत ज़रूरी है काइनेमेटिक्स को समझने के लिए। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जिनके बेसिस पर हमने काइनेमेटिक्स को बनाया है, और पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स इन्हीं के हिसाब से है। तो अब इनको जानते हैं, क्या करते हैं, अब इनको जानते हैं।